हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों को जो है कक्षा 10 की कुछ वीडियो को लेकर आया हूं और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि कक्षा 10 में जीव विज्ञान के बारे में आप लोग काफ़ी बार कह रहे थे कि सर जीव विज्ञान के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, आपके बारे में वीडियो जीव विज्ञान के बारे में कुछ डाल ही देता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले कक्षा 10 की में आपको बताया गया है, सबसे पहला चैप्टर जीव विज्ञान का जैव पराक्रम रखा गया है, क्योंकि जैव पराक्रम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जैविक क्रिया के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, जैव पराक्रम में यही चीज़ बताया गया है कि एक सामान्य प्राणी या किसी भी प्रकार का प्राणी हो, वो प्राणी किस तरीके से चल सकता है, फिर सकता है, प्रजनन की क्रिया कैसे कर सकता है, ठीक है, और पोषण कैसे कर सकता है, और रहन सहन उसका क्या हो सकता है, सभी प्रकार का डिटेल जानकारी आपको इस चैप्टर से संबंधित रहेगा। कौन से? जैव पराक्रम चैप्टर से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो बच्चों बताया गया है कि जैव पराक्रम आखिर है क्या चीज़, तो इसके बारे में आपको विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए, ध्यान देकर आपको पढ़ना होगा कि जैव पराक्रम होता क्या चीज़ है। ओके बच्चों, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जैव पराक्रम में हमें क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अपने सिलेबस को, नोटबुक को कैसे बनाना है, तो ये चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आपको एक नोट बनाना होगा। नोट में पहला चैप्टर लिखना होगा जैव पराक्रम, और जैव पराक्रम से संबंधित हर जितनी भी टॉपिक हैं वो सब आपको बताया जाएगा, और उसको बारी बारी से आप क्या करेंगे, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम चलते हैं जैव पराक्रम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है, ये किस तरीके से है, तो चलिए देखिए। तो बच्चों, परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन, इसमें बताया गया है कि सभी जीवित प्राणी को अपनी नियमित कार्य प्रणाली को बनाए रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। अर्थात हर मनुष्य, हर जीव के एक नए सवेरा जो आता है, वो अपनी दैनिक क्रियाओं को यदि नियमित रूप से कर रहे हैं तो उनका वही क्या कहलाएगा? जैव पराक्रम। पराक्रम का मतलब पर डे वही कार्य जो है करना है। जैव का मतलब जीव के द्वारा, तो जीव के द्वारा पर डे मतलब नियमित जो भी कार्य प्रणाली आप कर रहे हैं, पर डे खाना खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, चलना फिरना, जो भी प्रजनन करना, तो ये क्रियाएं नित्य रूप से लगातार चल रही है, तो वही चीज़ कहलाता है जैव पराक्रम। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी है यहाँ पे, चलना फिरना, पोषण, श्वसन, ठीक है, प्रजनन, व्यवहार आदि सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? जैव पराक्रम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको जो है सबसे पहला टॉपिक ये है कि आपको चलना फिरना कैसे किया करेंगे, आप व्यवहार किस तरीके से हमें एक दूसरे से करना है, बातें कैसे करना है, प्रजनन की क्रिया में किस तरीके से मतलब क्यों जीवन में आवश्यक होती है, इसके बारे में आपको बताएगा। ठीक है, पोषण क्या क्या हम लोग पोषण में जो है करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या इसमें है? पोषण। तो बच्चों, ये जो पोषण होता है ये मानव और सभी प्राणी के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यदि कोई प्राणी पोषण क्रिया अगर नहीं करेगा तो वह प्राणी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका पोषण, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आपको यही पढ़ना होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो बच्चों, आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं, तो चलिए इसको फिर हम मिटाते हैं। आप तो ध्यान दे ही चुके हैं, तो चलिए फिर इसके बारे में आगे। चलिए बच्चों, सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ते हैं पोषण। अब पोषण क्या चीज़ है, देखिए, पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक, अब देखिए बच्चों, पोषण है क्या चीज़, कहते हैं कि सभी, कहते हैं कि दैनिक जीवन में, यहाँ कह सकते हैं आप कि दैनिक जीवन में सभी खाद्य पदार्थों को
जीवों के द्वारा ग्रहण करने की अवस्था को पोषण कहते हैं। अब बच्चों आपको ये देखना है पोषण किसे कहते हैं। भाई हमने आपको बता ही दिया, कहा यही गया है कि दैनिक जीवन में सभी खाद्य पदार्थों को जीवों के द्वारा ग्रहण करने की अवस्था को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन आपको बताया ही गया है कि दैनिक जीवन में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, एक पोषण का क्या आवश्यकता होती है। भाई यदि हमें पोषण की आवश्यकता होगी, अगर नहीं है तो भाई हम जीवित कैसे रह सकते हैं, कैसे चल सकते हैं एक दूसरे के बिना, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पोषण है। तो पोषण में अब क्या क्या चीज़ आता है आपको ये देखना है। तो पोषण में सबसे पहले आपको देखना कौन कौन पदार्थ आते हैं। तो नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो होता है आपका प्रोटीन, ठीक। तीसरा जो पार्ट उसका है वो है वसा, क्या है, वसा। और अगला जो चौथा पार्ट उसका है विटामिन, क्या है, विटामिन या विटामिन्स कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। आगे फिर आपका 5वां पार्ट उसका क्या चीज़ है, आप जानते हैं क्या हो सकता है, खनिज लवण, बहुत इंपॉर्टेंट है खनिज लवण। तो आप जानते हैं खनिज लवण किससे मिल सकता है, हमें किससे मिल सकता है खनिज लवण में, भैया आप जान सकते हैं खनिज लवण हमें अगर मिलेगा तो किससे मिल सकता है, जल से मिल सकता है, बिल्कुल जल से भी मिल सकता है, और जैसे भी कोई अनाज से भी कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें होता है। बच्चों बहुत ही गर्मी पड़ रही है, आप तो जानते ही हैं। तो चलिए मैं फिर आके बताता हूँ आगे। हाँ तो बच्चों फिर देखेंगे आप यहाँ पे, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इतने पदार्थ मिलकर जो है क्या काम करते हैं, पोषण की क्रिया करते हैं। कौन सा काम करते हैं, पोषण का कार्य करते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब बच्चों यहाँ आपको ये देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है। इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट है इसमें, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा कौन है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो हमारे शरीर में ये जो होता है एक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या देता है, ऊर्जा, एनर्जी, जो हम चलने फिरने की क्षमता रखते हैं, बोलने की ताकत रखते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, सब में किसका काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इसमें देखिए ग्लूकोज, सबसे पहला पार्ट इसका क्या माना जाता है, ग्लूकोज माना जाता है। और ग्लूकोज जो होता है ये हमारे दैनिक जीवन में एक तरीके से ऊर्जा प्रदान करता है, तुरंत ऊर्जा, तत्काल ऊर्जा। जैसे कि चावल हो गया, जैसे आप गन्ने का रस पी लिए, चावल हो गया, गेहूं की रोटी हो गई, तो ये सब जो चीज़ होता है तुरंत तत्काल ऊर्जा देते हैं। और तत्काल ऊर्जा लेने से हमारी बॉडी क्या होती है, तुरंत एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव एनर्जी उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से हम तुरंत वो काम जो है जल्दी से आसानी से कर लेते हैं, जिससे हमें थकान कम महसूस होता है। समझ गए। तो ऐसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बच्चों देखते हैं, अगला पार्ट इसका क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है बच्चों, आप जानते होंगे प्रोटीन भी हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में जैसे आप खाते होंगे, दाल खाते होंगे, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे मूंग की हो, चाहे उर्द की हो, चाहे फिर मटर की हो, ठीक है। तो ये सब जो दाल होते हैं सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होता है ये किस तरीके का होता है, हमें यहाँ से जो है प्रोटीन से भाई चने से मिलता है, जितनी भी दालें होती हैं सब में जो है क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। किसी में 22%, किसी में 20%, किसी में 18%, तो प्रोटीन यहीं से मिलता है। जैसे मांस हो गया, अंडा हो गया, तो ये सब भी में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। समझ गए। तो प्रोटीन जो होती है हमारे टूटी फूटी हड्डियों को क्या काम करती है,
हड्डियों को, टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत करती है, उसको सही रूप से जो सीधा कर देती है। ठीक है, तो शरीर के हड्डियों को जो है ये बनाए रखती है। समझ गए, इसका ये काम है। अब बात ये रह गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। केमिकल एलिमेंट्स में यदि देखेंगे तो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। बाकी जो प्रोटीन होता है वो 4 तत्वों से मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन चारों चीज़ से मिलकर कौन बनता है? प्रोटीन बनता है। समझ गए बच्चों? चलिए फिर आगे हम चलते हैं वसा में। बच्चों में वसा में पढ़ना है, वसा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, एक चीज़ आप जानते होंगे कि ये जो वसा है, वसा में जानते हैं कि इसमें ताप नियंत्रण, ये वसा जो है कि ऐसा, जैसे देखिए ये हमारी बॉडी है, अब बॉडी का जो लेयर है, स्किन है, ये त्वचा जो है लेयर है, इसके जस्ट नीचे वसा का जमा होता है। क्योंकि हमको धूप लगता है, गर्मी लगती है, जाड़ा, बारिश, ठंडी, ये सब मौसम आज बदलते रहते हैं। तो ये सब मौसम में आपको ये बताया गया है कि ये सब में ये हमारे शरीर के ताप नियंत्रण को बनाए रखती है। ठंडी रहेगा तो गर्मी उत्पन्न करेगी, गर्मी रहेगा तो हमारे शरीर को ठंडा प्रदान करती है। अर्थात हमारे शरीर के ताप नियंत्रण को वसा ही कंट्रोल करती है। समझ गए? हमारे दैनिक जीवन में वसा का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यदि हमारे शरीर में वसा नहीं होता तो हम गर्मी के नाते, ठंडी के नाते मर जाते हैं, मतलब मृत्यु हमारी हो जाती। समझ गए बच्चों? तो ये बात है वसा। वसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना देखिए पूड़ी खाते होंगे, सब्जी खाते होंगे, है कि नहीं? ये सब चीज़ खाते होंगे आप लोग। पूड़ी खाएंगे, कहेंगे नहीं तेल में बना के पूड़ी हमें खाना है कि नहीं खाते? सर में लगाएंगे, तो हर जगह ही तेल का यूज करते हैं। तो वही तेल जो है किसका रूप लेता है? वसा का। लिपिड्स, जो लिक्विड होता है, लिपिड्स होता है, लिपिड्स यही से बना होता है। समझ गए? चलिए बच्चों फिर आगे। अब देखिए हमें पढ़ना है विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों? तो चलिए देखिए विटामिन्स जो होता है ये क्या चीज़ है। तो विटामिन्स हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को धारण करने वाला एक पदार्थ होता है। समझ गए? क्या चीज़ है? हमारे शरीर में विटामिन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करता है, अर्थात हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए विटामिन्स हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चों? तो विटामिन्स जो होता है ये जैसे तमाम रोग होते हैं, आँखों से होता है रोग, दांतों से होता है रोग, बालों से होता है, लीवर से होता है, आंत से होता है, स्टमच मतलब अमाशय से होता है। ओके, और भाई तमाम बीमारी होती है, कलर विजन होती है, जितनी भी बीमारियां होती हैं, सब बीमारियां को अगर हम सही रूप से किसी भी खाद्य पदार्थ को सही रूप से ग्रहण करेंगे तो उसे अपना विटामिन मिलता रहेगा वहाँ से। और वहाँ से जब मिलेगा तो ये विटामिन्स हमारा जब पाचन क्रिया होगी, पाचन क्रिया आहार नाल में जो होती है, वो पचाने के बाद जो भी उसमें विटामिन्स मिलता है वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में क्या कर देती है? फैला देती है। जब फैला देगी तो सभी पदार्थों को, सभी अंग को अपने विटामिन्स की आवश्यकता पूरी हो जाती है, जिसके वजह से अगर हमारे शरीर में कोई डिजीज़ या रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो उस रोग को जो है विटामिन्स क्या कर देगी? नष्ट कर देती है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। तो बच्चों यही चीज़ है विटामिन्स। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं। वैसे रूप से अगर देखा जाए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक बच्चों, 2 तरीके की। अब भाई जल में घुलनशील जो होता है वो विटामिन 2 होते हैं। कौन से? BC, अर्थात कौन सा? B और कौन? C, विटामिन B और विटामिन C। देखो बच्चों एक चीज़ बताया गया है कि विटामिन जो होता है, विटामिन B जो होता है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कौन सा विटामिन? कॉम्प्लेक्स विटामिन। आप खाए होंगे बीकासूल का नाम सुने होंगे, जो मुख में छाले पड़ जाते हैं बीकासूल का यूज़ करते हैं, पेट में गर्मी होती है तो बीकासूल का यूज़ करते हैं। और उसका सही नाम लिया जाए B कॉम्प्लेक्स नाम है उसका। क्या नाम है? B कॉम्प्लेक्स। तो B कॉम्प्लेक्स ये मतलब विटामिन B कॉम्प्लेक्स का मतलब यही होता है कि सभी विटामिन उस दवा में शामिल है।
बी विटामिन जटिल विटामिन होती है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, ठीक है, B11, 12 तमाम होते हैं इस तरीके से, इसलिए उसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इस तरीके से कि कॉम्प्लेक्स विटामिन का नाम बताइए, तो कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन हो सकता है हमारा, विटामिन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही चीज़ है, आप ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ बच्चों हमें ये ध्यान देना है कि आगे देखिए विटामिन तो हो गया हमारा, ठीक है, और जैसे मान लीजिए विटामिन सी है, तो हमने आपको बताया सी, बी और सी ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील का मतलब आप इसको जल में ले जाकर डुबाओगे ना, ये घुल जाएगा। और बाकी जैसे हो गया हमारा ए हो गया, सी ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, तो ये सब जो विटामिन से 4 विटामिन, तो ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन से, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक बच्चों, और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो जल में नहीं घुलेंगे, खाली वसा लिक्विड में घुलते हैं। ठीक है, ए, डी, ई, के। भाई ई, ए जो होता है ये हमारे आँखों की जितनी भी प्रॉब्लम है सब ए से संबंधित है। और डी क्या है, हमारे हड्डियों को जो मजबूत बनाता है वो विटामिन डी होता है। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हमें विटामिन डी लेना है एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा मिल सकता है, वो भी कौन, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हम जो है क्या कर सकते हैं, विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ होता है। ठीक है, और अगली चीज़ हमें ये देखना है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है ये एक तरीके से कौन विटामिन है, आप जानते होंगे फिलोक्यूनान। क्या है, फिलोक्यूनान, काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। सॉरी ये नहीं है, टोकोफेराल है। क्या है, टोकोफेराल। फिलोक्यूनान तो आपका के है, सॉरी मैं आपको टोटल इसका जो बताऊंगा डिटेल, अभी तो रहने दीजिए। ई में होता है जैसे प्रजनन क्षमता कम हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, सुंदरता का विटामिन कौन है, तो विटामिन ई सुंदरता का विटामिन माना जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है प्रजनन की क्षमता भी मानी जाती है। प्रजनन की क्षमता, किसी की छीड़ हो रही है अर्थात उसके अंदर विटामिन ई की कमी हो रही है। सुंदरता यदि उसके चेहरे से गायब हो रही है तो अर्थात उसके अंदर विटामिन ई की कमी हो रही है। समझ गए। दूसरी चीज़ आपको बताना है विटामिन के। विटामिन के में बच्चों ये रोग होता है जैसे यदि आपके शरीर में ब्लड का थक्का नहीं जम रहा है तो विटामिन के से संबंधित है, अर्थात रक्त स्त्राव। यदि किसी व्यक्ति को रक्त स्त्राव ज़्यादा हो रहा है, वो चाहे मानव हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, किसी प्राणी हो, तो अर्थात उसको विटामिन के की क्या है, कमी है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ बताया जा रहा है कि विटामिन की खोज जो है फंक और लूनिन ने मिलकर किया था। लूनिन ने उनका जो है नाम खोज किया था, लेकिन नामकरण उनके फंक ने किया था, और फंक को ही एनसीईआरटी में महत्वता दिया गया है। श्रेय किसको जाता है, फंक को ही जाता है। समझ गए। तो ये चीज़ है बच्चों। तो चलिए फिर मैं आपको दूसरा बताता हूँ, खनिज लवण। खनिज लवण क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें देखना है। तो खनिज लवण जो होता है ये पृथ्वी से, मिट्टी से प्राप्त होता है, और मिट्टी से जल मिलता है, तो जल में जाहिर सी बात है खनिज पदार्थ होते ही है। ठीक है, तो खनिज पदार्थ मिट्टी में होता है, मिट्टी से जल निकलता है, जल में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो अनाज होता है, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, अरहर हो गया, तो इसमें भी खनिज लवण मतलब खनिज पदार्थ हमें मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर क्या होता है, चुस्त और दुरुस्त रहता है। ठीक है ना। जैसे भाई खनिज लवण का मतलब हो गया आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये सब चीज़ है ना, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब चीज़ जो हमारे शरीर में, ऑक्सीजन हो गया, जो भी हैं ये सब कहाँ से मिलेंगे, पृथ्वी से, और पृथ्वी से जल निकलता है, जल से हम पीते हैं, और खनिज और अनाजों से भी वही चीज़ मिलता है। तो इस तरीके से ऐसे जो है सब काम होते रहते हैं। समझ गए बच्चों। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ आगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, इसका पहला पार्ट आपने क्या देखा है, पहला पार्ट इसका आपने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट्स देखा है ना। क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए
कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कह सकते हैं सैकेराइड्स, सैकेराइड्स, ठीक, यही चीज़ है। तो चलिए बच्चों, अब ये होता क्या है, यही कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स यह हमारे शरीर में, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थ होता है। क्या होता है? खाद्य पदार्थ होता है जो हमारे ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थ होता है, ठीक। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक। तथा इन तत्वों का अनुपात क्रमशः 1:2:1 होता है, ठीक। तो ये चीज़ होता है। तो बताया जाता है कि इसमें सबसे सरल अणु ग्लूकोज है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। इसका अनुपात 1:2:1 के अनुपात में रखा गया है। ग्लूकोज ही हमारे शरीर की शक्ति है, ठीक बच्चों। देखिए, तो यही चीज़ है, आप ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे तो देखिए यही चीज़ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। हाँ, तो बच्चों देखिए, बच्चों यही बताया गया है कि इसमें जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ है, कौन कौन से तत्व होते हैं, मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, ठीक है। तो लीजिए, इसके बारे में आपको लिख भी दिया हूँ और आप ध्यान से देख लीजिए इसको क्या चीज़ है। तो बच्चों, इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैकेराइड्स। अब है क्या इसमें, यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे
उच्च क्वालिटी का, सबसे अच्छे मात्रा का ये क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है, और बताया गया है कि जो जिसमें या जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, तथा इन तत्वों को अनुपात क्रमशः इन तत्वों के अनुपात क्रमशः 1:2:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा 1:1 रहेगी और हाइड्रोजन की मात्रा 2 रहेगी। कितना रहेगा, 2 रहेगा। दूसरी चीज़ बताया गया है कि इसमें सबसे सरल अणु किसका माना जाता है, ग्लूकोज का। किसका बच्चों, ग्लूकोज का। हमारे शरीर में जितने भी जटिल पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, वो अंदर जितनी भी एंजाइम होती है उसको पचा के उसको किस में चेंज कर देती है, सबसे सरल अणु ग्लूकोज में क्या कर देती है, तोड़ के यार सबसे नीचे क्वालिटी में कर देती है। बात यही है। ठीक है, तो फिर चलिए आगे देखिए, जिसका सामान्य सूत्र क्या माना जाता है, C6H12O6 होता है। अर्थात वही 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6, अर्थात इसका जो अनुपात बनेगा 1:2:1 के अनुपात में हम क्या कर सकते हैं, रखेंगे। ये वैज्ञानिक विधि के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। समझ गए बच्चों। हाँ बच्चों, फिर चलिए देखते हैं हम लोग। फिर इसमें यह बताया गया है कि ग्लूकोज ही हमारे शरीर की क्या होता है, शक्ति है, जो हमारे शरीर में चलने फिरने की, लड़ने की, झगड़ा भी करने की, झगड़ा भी आप लोग करते हैं, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा क्लास में। ठीक है ना, तो ये सब जो करते हो, खाना खा के आओगे अच्छे से, पूरा पानी पी लोगे, खाना खा लोगे, चुस्त दुरुस्त हो जाओगे, झगड़ा करना चालू। कोई टीचर जब नहीं है तो झगड़ा करोगे इस तरीके से। तो बच्चों ऐसा मत किया कीजिए। आप पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि हमारे लाइफ में यदि हमें आगे बढ़ना है तो एजुकेशन, शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप कुछ बन जाओगे तो आपके माँ और पिता आपको गर्व से जो है अपने सिर उठा के चलेंगे, और काफ़ी लोग उनको सलाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, कहेंगे कि इनका बेटा आज यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ज़रूर इनके संस्कार का ही जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे मुहिम चीज़ है जो आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो कभी भी अपने माता पिता के सिर को नीचा मत करना बच्चों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये तो आप समझ ही गए हैं। फिर चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप ऑफ सैकेराइड्स। ठीक, तो टाइप ऑफ सैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, टाइप ऑफ सैकेराइड्स में हम लोग यही पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 पहला हमारा जो होता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है, आप क्या कह सकते हैं, डाइसैकेराइड्स। और तीसरा जो होता है आप कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक बच्चों, तो देखो सैकेराइड्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट सैकेराइड्स होते हैं। पहला सैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी हो, 6 हो, कम से कम कितने हो, 6 से नीचे यार होता ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे यदि हम कह सकते हैं C6H12O6। अब देखो भाई, इसमें क्या होता है, डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब मोनो का कितना रूप, डबल, अर्थात ये 6 है, तो इसमें कितना हो, 6 दूना 12, तो 12 होना चाहिए। जैसे कि C12H22O11, ये है हमारा क्या, चीनी, जिसको आप हिंदी में कहते हो, क्या कहते हो, चीनी। और ये जो हमारा क्या है, ग्लूकोज, जो चावल से निकलता है। ठीक, और ये क्या चीज़ है,
भाई हमारी पॉलीसेकेराइड जो सबसे जटिल होता है, जैसे ये कहाँ मिलता है, मंड होता है, मंड, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टार्च। क्या कहते हैं भाई, स्टार्च कहते हैं। और स्टार्च भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है, पौधों में। पौधों में जो होता है पॉलीसेकेराइड पाए, सबसे जटिल सेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, तो यही आप बता सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। आगे कल मैं फिर से जो है आगे पढ़ाऊँगा, जो आप इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कहिएगा। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक बच्चों, तो आज के लिए बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।